बच्चों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था और बच्चों उसमें अपन पूरा कंप्लीट यहां पर देखेंगे 2022 में पूरा सोल्यूशन हिंदी का हम कराने वाले हैं। और आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि बच्चों आप लोग सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं है। आप लोग 2 से 3 साल यदि क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, मतलब 22, 23, 24 का, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जो बच्चा फेल होने वाला होगा, फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पी, और इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पी में बच्चों, कभी किसका भार लिए फिरता है, तो कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है। किसका बच्चों? जगजीवन का भार लिए फिरता है। सुपर फास्ट करेंगे ना, टाइम पास नहीं, सुपर फास्ट। धूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्तियां है बच्चों? तो तुलसीदास जी का पंक्ति है, ठीक है। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो कि जब मन भरा हो? बताओ, जब मन खाली ना हो मतलब भरा हो, यानी जब मन खाली ना हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। खाली ना हो मतलब भरा हो। देखो जब मन खाली रहता है तो आप एक्स्ट्रा चीजें खरीद लेते हो, बिना काम का चीज खरीद लेते हो। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था बच्चों? दारा सिंह, राजा साहब की चांद सिंह? तो चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आनंद यादव जी हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट? तो बच्चों सभी महत्वपूर्ण होते हैं, विजुअल भी, नेट भी, बाइट भी, ये ऑप्शन में था। इसके बाद हमारा बच्चों आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहां पर पहला प्रश्न था बच्चों, बच्चे किस में होंगे, प्रत्याशा या निराशा में? तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस में होंगे बच्चों? प्रत्याशा में होंगे, ठीक है, प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस में होंगे? प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। ऑप्शन में दुर्गा भी रहता है, लेकिन लक्ष्मी याद रखना। सौंदर्यकर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है कम बच्चों? तो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर का उत्साह होता है, वीर का उत्साह होगा। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। नभ का अर्थ क्या होता है? नभ का अर्थ होता है आकाश। नभ का अर्थ क्या होता है बच्चों? आकाश होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा है सही जोड़ी मिलान करना था बच्चों। देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया है, बढ़िया दिया हुआ है। देखो बात यहां पर आप देखो, पहला था बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी बात का प्रभाव न पड़ना बच्चों, वही होता है चूड़ी मर जाना। अब धूत बच्चों शिरीष के फूल से तुलना की गई है। सिल्वर वेडिंग के लेखक यशोधर बाबू मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, बहुत बार पूछा गया है। चौपाई छंद बच्चों 16-16 मात्राएं होती हैं। तत्सम जो संस्कृत से मूल रूप से ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये बहुविकल्पी में नहीं आ सकता, आ सकता है। तत्सम किसे कहा जाता है? जो हिंदी से लिया जाता है, जो संस्कृत से लिया जाता है, हिंदी का रूपांतरित रूप, संस्कृत का रूपांतरित रूप, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मत सोचना कि हम बहुविकल्पी पढ़ रहे हो बहुविकल्पी में आएगा, जो सही जोड़ी हो सही जोड़ी में आएगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। ऊषा का जादू कब टूटने लगता है? बताओ बच्चों, क्वेश्चन था ऊषा का जादू कब टूटने लगता है? तो जब सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता बच्चों तो ऊषा का जादू टूटने लगता है, सूर्योदय के समय में। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी थी बच्चों? तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है, या मोहनजोदड़ो जिसे बोलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी क्या थी? नगर थी, है ना। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है बच्चों? 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट होता है। 15 से 30 मिनट होता है, ठीक है, 15 से 30 मिनट होता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के बच्चों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरा घर कर लेना मतलब बच्चों दूसरा विवाह कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना, ठीक है। क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। चलते हैं बच्चों सत्य सत्य में। पहला प्रश्न था परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन था परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, बिल्कुल सही है। तो पहला का सत्य था। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर नहीं कोमल माना गया है। अब जबकि प्रश्न में क्या बोला है? शिरीष के फूल को कठोर मानते हैं, तो कठोर तो नहीं मानते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा बच्चों।
राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो कब गए भैया, कब खोज हुई, 1922 में। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, गलत है। नाटक रूपांतरण हम बना सकते हैं, कहानी का नाटक रूपांतरण हम कर सकते हैं, है ना। करुण रस का स्थायी भाव बताओ। करुण रस का रति होता है कि करुण रस का भाई क्रोध होगा ना, श्रृंगार रस का रति होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, यह भी आपका गलत है बच्चों, ठीक है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। अब हम चलते हैं, हमारा जर्नी शुरू होता है प्रश्नोत्तर पे बच्चों। देखिएगा पहला जो हमारा प्रश्न था, एक एक करके अपन देखेंगे। पहला प्रश्न था बच्चों, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के आशा में, अपने माँ के आशा में, या अपने माता पिता भी लिख सकते हो आप, क्या होंगे बच्चों, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ठीक है। बच्चे चिड़िया से आने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें यह प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए दाने लेकर लौट रही है। चिड़िया मतलब बच्चों, चिड़ियों के बच्चों को हम वही बोलेंगे, माता पिता ही बोलेंगे, है ना। तो किसके आशा में झांक रहे होंगे, चिड़ियों के आने की आशा में झांक रहे होंगे। देखो भाई, चिड़िया जो होती है बच्चों के भोजन के लिए, है ना, अपने घोंसले से बाहर निकलती है और जाकर के दांत में दबा करके दाना लाती है ना, पानी लाती है, सब कुछ मुंह में ही दबाकर अपने बच्चों को, है ना, खाना खिलाती है और पिलाती है। तो इसीलिए बच्चे जो है अपने माँ बाप के, यानी अपने माता पिता के आशा में, उम्मीद में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात चिड़ियों के आने के लिए वो आशा और उम्मीद से झांक रहे होंगे। अगला प्रश्न था, भाषा को सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है। सहूलियत का मतलब बच्चों, जब भी आप किसी चीज का लेखन करते हो तो आपको ऐसे भाषाओं का प्रयोग करना जिससे लोग समझ सकें, उसके तर्क को लोग व्यक्त कर सकें। भाषा को सहूलियत बरतने का आशय है कि भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम ना है, ना कि कोई विद्वता प्रदर्शन का है। अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए ताकि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। मतलब जिसको हम बता रहे हैं वो आसानी से समझ जाए, तभी हमारा भाषा जो है वो सही कहलाता है। हम कितना बढ़िया अंग्रेजी गांव में जाकर के झाड़ने लग जाएं तो सामने वाला थोड़ा बहुत तो कह देगा कि हाँ भैया पढ़ के आया है, बढ़िया बोलता है, लेकिन बाद में जाकर के बड़ा बदतमीज था यार, हम जब समझ ही नहीं पा रहे हैं वो क्या बोल रहा है तो क्या मतलब है। तो हमें जहां जैसे लोग हों उसके आधार पर हमें ढलना चाहिए और ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का मतलब ये नहीं कि हम विद्वता प्रदर्शित करें, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमने अमेरिका से पढ़ के आया, ऐसा नहीं है। हम अपने अंदर कितना भी ज्ञान रख लें, लेकिन वो भाषा सार्थक होता है जब हम लोगों को उस भाषा को समझा सकें, हम लोगों से उस भाषा के माध्यम से बात कर सकें, हमारे विचार को वो समझ सके, तभी बच्चों हम मानते हैं कि भाषा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाषा में सहूलियत बरतना चाहिए, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है बच्चों, श्रोता आसानी से समझ जाए। अगला प्रश्न था बच्चों, यहां पर देखिए 7वां नंबर था, ऊषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। देखो भाई, कवि ने भोर के नभ मतलब सुबह सुबह जब आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में बोला है। तो पहला तो है कि बहुत नीले शंख से, मतलब नीला जिस प्रकार से शंख होता है उसी तरीके से सुबह का समय आकाश दिखाई देता है। राख के लीपे हुए गीले चौके से, जैसे आप लोग देखते होंगे चौके मतलब आंगन में राख से लिपाई, अब हमारे मतलब एरिया में तो नहीं लिपा पोता जाता, लेकिन ये पुरानी परंपरा थी, है ना। गोबर और गोबर की जगह घर से जो भैया खाना बनाते लकड़ी जलाते थे, उससे राख बनता था और राख के माध्यम से मिला करके, है ना, जैसे आप अब तो मान लीजिए क्रांक्रीट करके फर्श कर देते हैं, पहले मिट्टी से ही छपाई होती थी और भैया वहां पे जैसे गोबर और गोबर के साथ राख के साथ बढ़िया लीपते पोतते थे, लीपा पोती करते थे। तो जिस तरीके से सुंदर हमारा आंगन दिखता था उसी तरीके से आसमान दिखाई देता है सुबह के समय में। केसर धुली बहुत काली सिल सी, है ना, केसर धुली बहुत काली सिल से, लाल खड़िया मली हुई स्लेट से, ठीक है, नील जल में हिलती हुई गौर देह से। इस तरीके से भाई उन्होंने कई तरीके से तुलना किया, उपमानों से की है। कई सारे क्वेश्चन बोला गया था ना कि किस तरीके से तुलना, भाई तुलना की जा रही है तो कई तरीके से, बहुत नीले शंख से, राख से लिपे हुए गीले चौके से, केसर से धुली हुई काली सिल से, सिल मतलब पत्थर, लाल खड़िया, है ना, मली हुई स्लेट से, नील जल में हिलती हुई गौर देह से। तो ये 1 2 3 भी आप लिख दोगे, 2 नंबर का है बच्चों, तो कम से कम 2 तो आपसे बनना चाहिए, 2 नंबर का है तो 2 बनना चाहिए। इसके बाद अथवा में छोटा मेरा खेत कविता में संदर्भ में आंधड़ और बीज क्या है।
देखो, छोटा मेरा खेत में कविता में विचारात्मक प्रवाह को अधड़ कहते हैं और उसके अभिव्यक्ति शब्द को बीज कहते हैं। देखो बच्चों, कवि विचारात्मक प्रवाह को यानी विचार को प्रवाह जो करता है उसे हम अधड़ कहते हैं और उसकी अभिव्यक्ति यदि कर दी जाए तो वो उसे बीज कहा गया। इस कविता में कवि कागज को खेत कहता है। मतलब यहां पर समझ में आया कि अधड़ क्या है? अधड़ है क्या? विचारात्मक प्रवाह। क्या है? अधड़ है। मतलब किसी कविता की रचना की जा रही है तो आपका विचार कैसा है वो आपका बच्चों अधड़ कहलाता है और उसका अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने का माध्यम आपका शब्द का बीज है बच्चों। ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक बच्चों हमारा 8वां है। 8वें नंबर पे प्रश्न ये बोलता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? देखो, भक्तिन एक ऐसी सेविका थी जो अपने घर का कामकाज करती थी। अपने घर के कामकाज करने के बाद जाकर भक्तिन की सेवा करती थी, खेत में भी काम करती थी। जब वो शहर जाती थी, काम करने जाती थी, गांव की थी, लेकिन वो अपने मूल रूप को नहीं भूलती थी। मतलब अपने गांव की ही जैसे खाना बनाना है ना, उसी तरीके से बोलचाल, उसी तरीके से प्रेम व्यवहार, इन सब से प्रभावित होकर के महादेवी वर्मा भी गांव की भाषा बोलने लग गई। गांव के खाने जैसा जो भी स्वभाव है बच्चों, जैसे भी खाना का स्वाद है गांव की स्वाद का खाने लग गई। इसलिए कहा जाता है कि भक्तिन के साथ साथ महादेवी वर्मा भी क्या हो जाती है? देहाती हो जाती है, क्योंकि देहात की जैसे रहन सहन, देहात की जैसे खान पान, देहात की जैसे बोलचाल, ये सब उसका प्रभाव पड़ता है किसके? सेविका से, भक्तिन से। इस कारण से महादेवी वर्मा भी अधिक देहाती हो जाती है। महादेवी वर्मा के पास रहकर भी भक्तिन शहरी तौर पर तरीके से नहीं ढल पाई। उल्टे उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेनी चाहती थी। इसी कारण महादेवी भक्तिन के आ जाने से अधिक देहाती हो गई। देखो ना, मैं आपको क्या समझा, यही चीज बताया ना कि भक्तिन गांव की थी, वो शहर में सेवा करने आती थी महादेवी वर्मा जी की, लेकिन उसका स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ। वो शहर में जाकर भी अपने गांव का ही रूप रंग से रहना खाना जानती थी। इसी कारण से महादेवी वर्मा भी उसके प्रभाव से है ना, गांव के जैसे बोलचाल, गांव के जैसे रहन सहन, खान पान में ढल गई, इसलिए वो देहाती हो गई। इसके बाद मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा, है ना, कि मतलब शरीर, जैसे मान लीजिए क्या बोला है, मनुष्य की क्षमता, है ना, सामाजिक उत्तराधिकारी, मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी शारीरिक वंश परंपरा। आपका शरीर कैसा है, आप लंबे हो, छोटे हो, हदमे कदमे, मतलब लंबाई कैसी है आपकी, मोटापा कैसी है, वो आपके वंशज के आधार पर होता है कि आपके घर में कैसे, जैसे मेरा बाल थोड़ा सा ब्राउन है। अब इसके पीछे रीजन क्या हुआ है भैया? क्योंकि मेरे पूर्वज, है ना, मेरे बाबा के पिताजी का बाल रेड था, है ना। यही कारण है कि जीन्स का प्रभाव कई पीढ़ियों के नीचे तक आता है। सामाजिक उत्तराधिकार, समाज में आपका कैसा प्रभाव है, और मनुष्य अपने प्रयत्न से भी उसकी क्षमता विकसित होती है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपके अंदर कितना परख है, लोगों के साथ व्यवहार क्या है बच्चों, तो आपके समाज का भी स्थान रहता है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना प्रयत्नशील हैं, उसका भी स्थान रहता है। घर समाज का कैसा, घर परिवार का कैसा व्यवहार रहता है, वो भी चीजें, तो सारी चीजें देखी जाती है। तो एक शारीरिक वंश परंपरा हो गया, एक सामाजिक उत्तराधिकार हो गया, और मनुष्य के अपने प्रयत्न हो गए। बताओ बच्चों किनको मजा आता है? जिनको मजा आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ना। और हम आप लोगों के लिए निरंतर कार्य करते हैं और करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। अगला प्रश्न था, ढोलक की आवाज का पूरे गांव में किस तरीके से असर होता था? जैसे ढोलक गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी, स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास में मंदिर है, आपके घर के पास में मंदिर है, शाम 6 बजते हैं, ढोलक नगाड़े बजने लग जाते हैं, आरती का गुंजन होता है, तो आपके मन में कैसी, मतलब एक प्रकार से उत्तेजना आएगी। आपके अंदर यदि दुख भी है तो वो दूर हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाओगे, मतलब शरीर में आंतरिक मतलब सुख का अनुभव होने लग जाता है। यही चीज बोला जाता है कि गांव में जब ढोलक बजता है ना, तो हमारे अंदर बिल्कुल, है ना, शक्ति आ जाती है ना, संजीवनी की तरह कार्य करता है। जैसे बिजली दौड़ती है, उससे हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी बिजली दौड़ती है
एकदम शक्ति स्वरूप हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो पहलवान की ढोलक में ढोलक का तात्पर्य यही है कि एक औषधि के रूप में कार्य करता है। लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत के तरह क्यों माना, इसके पहले भी हमने आपको समझाया था कि जो आपका बच्चों अवधूत है, सम विषम परिस्थिति में एक समान बना रहता है, उसी तरीके से शीरीष भी बसंत के आगमन से लेकर भादों तक निर्घात फूलता रहता है। वह वायुमंडल में से रस खींचकर जीवित रहता है, इसलिए लेखक ने शीरीष के फूल को तुलना कालजयी अवधूत से किया है। इसके बारे में यह प्रश्न रिपीटेड है, इसके पहले भी हमने कराया था कि जो अवधूत है ये विषम परिस्थिति में भी बच्चों एक समान बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहती है। शीरीष के फूल को भी हम कोमलता का क्यों संज्ञा देते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से पूरे गर्मी ग्रीष्म ऋतु में भी लहलहाती रहती है, उसके पुष्प जो है महकते रहते हैं, है ना। अंदर रस पानी वातावरण से जमीन से लेकर के एकदम मुस्कुराहट सा बना रहता है, तो अवधूत से तुलना इसीलिए की गई है बच्चों। इसके बाद आप देखो कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। देखो बच्चों, जब आप अपने घर में अकेले रह रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संपर्क नहीं है, यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे, आपको बड़ा परेशानी होगी। लेकिन वहीं पे किसी चीज के बारे में आप लिखना शुरू कर दो तो आपका कब दिन बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो कवि यहां पर यह कहना चाहता है भाई कि कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन में क्या अवस्था। तो जब तक उसके पास कविता का लगाव नहीं था, कविता लेखन के लिए उसे पसंद नहीं था, वो और कुछ भी लिखता नहीं था, सोचता नहीं था, तब तक बड़ा अकेलापन था। लेकिन जैसे ही कविताओं की रचना करने लग गए भैया, तो फिर उनका पूरा का पूरा समय उसी में व्याप्त हो गया, तब उनको अकेलापन का कभी एहसास नहीं हुआ। देखो जरा, कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को अकेलापन बहुत खटकता था, उसके मन में लगता था कि हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। कविता के लगाव के बाद अकेलेपन से उसे कोई ऊब नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि अकेलापन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती है। अपने अंदर के आवाज को हम अकेले में ही, है ना, जितना बुलंद करना चाहे कर सकते हैं, आसानी से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और गा सकते हैं। इन चीजों से कवि थोड़ा सा प्रसन्न हुआ। ठीक है, चलिए। अथवा में था यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहता है, क्यों भाई? जो आपके यशोधर बाबू थे ना, ये यशोधर बाबू बड़े आलसी प्रवृत्ति के थे। वो पुरानी रीति रिवाज पे चलना चाहते थे, पुरानी रीति रिवाज के आधार पर ही जीवन जीना चाहते थे, इसलिए वो नहीं ढले। जबकि बच्चों उनकी जो पत्नी है अपने बच्चों के साथ साथ ढल गई। देखो, यशोधर बाबू के अपने पुत्र और पुत्रियों की तरफदारी करने में मात्र सुलभ मजबूरी के कारण ज्यादा मॉडल बन गई है, जिससे वह समय के साथ ढलने में सफल होती है। जबकि यशोधर बाबू अपने पुराने सीनियर किशन दा को अपना आदर्श मानते हैं, और किशन दा कुंवारे और पुरानी रीति रिवाज के भक्त थे, है ना। किशन दा की छाप पड़ने के कारण यशोधर बाबू समय के साथ ढलने में असमर्थ हुए। मतलब उनके जो पत्नी है वो पुत्रों और पुत्री के स्वभाव के कारण, उनके चलन के कारण, है ना, उनके तरफदारी के कारण वो भैया, है ना, ज्यादा मॉडल बन गई। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं उनके सीनियर कौन थे? किशन दा। और किशन दा पुरानी विचारधारा पर चलते थे, और किशन दा का छाप किस पर पड़ा? यशोधर बाबू पर पड़ा। इस कारण से यशोधर बाबू भाई देहाती रह गए, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है बच्चों, मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऐसे प्रश्न हमने पहले भी कराया है। जो बच्चा यदि चैनल में, है ना, जुड़ा होगा, चैनल में, है ना, पहले से भाई, तो उनको पता होगा। लेखन में भाषा, बर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा, आवंटित समय अनुशासन का पालन होना चाहिए। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां शुद्धियां ठीक कर लेना चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह की तारतम्यता बनी होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब भी आप कोई भी चीज लेखन कार्य करते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें भाषा सरल हो भैया, शुद्ध हो, शैली हो, उसमें भाषा में अनुशासन का पालन हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हो, अनुशासन होना चाहिए। लेखन यानी लिख लिया आपने, उसको प्रकाशन के बीच, उसके पहले आपको चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें गलतियां हैं, कोई गलतियां तो नहीं है, तो उन गलतियों को भी आपको चेक करना है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब होता है जैसे कुछ चीज आप पढ़ रहे हो तो एक के बाद एक उसका एकदम, है ना, कड़ी एक दूसरे से सेट रहे। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा लोहे की एक जंजीर, एक के ऊपर एक कड़ी बनी रहती है, एक कड़ी टूट जाए तो फिर खत्म। आपके साइकिल का चैन
है ना, एक के बाद एक कड़ी एक दूसरे से फंसी रहती है। ऐसे ही आप किसी भी चीज का लेखन कर रहे हैं तो उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो, मतलब एक के बाद एक उसका निष्कर्ष तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, ये उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण सही होना चाहिए। समय सीमा भी होना चाहिए बच्चों, यानी एक निश्चित समय तक वो हम उसको, जैसे मान लीजिए 3 मिनट का समाचार है, 3 मिनट में खत्म हो, बोरिंग लगने लग जाता है। कोई भी चीज आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो तो ऐसा लगता है कि सर 5 मिनट में ही हम सब पढ़ लें और 5 मिनट में ही हम टॉपर बन जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों शुद्धियों को सुधार कर लेना चाहिए। मतलब आप लिख रहे हैं और उसको जब प्रकाशित करेंगे उसके पहले उसको एक बार पढ़े, भाप लें, है ना, सहज प्रभाव और तारतम्यता बनी होनी चाहिए। ठीक बच्चों, चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखेंगे। यहां पर बच्चों अगला जो प्रश्न था आपका, समाचार लेखन के 6 ककार। 6 ककार कौन कौन से हैं? जैसे क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये आपके 6 ककार है बच्चों। क्या है? 6 ककार। फिर इसके बाद करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दो। ठीक है, करुण रस। करुण रस क्या होगा? जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव भाव और संचारी भाव से होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। आप ऐसे भी याद करो बच्चों, किसी भी रस की परिभाषा याद कर रहे हो तो ऐसे आप करुण रस की याद कर रहे हो तो सा हृदय के हृदय में करुण का क्या होता है बच्चों? करुण का होता है शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव का, सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पे बच्चों आपका करुण रस होता है। क्या होता है बच्चों? पहले बच्चों करुण रस क्या होता है? करुण रस सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पे करुण रस होती है। जैसे हे सखा वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहां है। ठीक है, ये आपके करुण रस के उदाहरण है। फिर जो भी आपका शोक जहां पे हो, श्री कृष्ण के सुन, ये तो क्रोध हो जाएगा, है ना, करुण रस में शोक ही व्यक्त होना चाहिए। रौद्र रस का है, श्री कृष्ण के सुन अर्जुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तब शोक अपना फूल कर करतल युगल मलने लगे। ये तो आपका रौद्र रस का है, मतलब क्रोध हो जाए। लेकिन जहां पे बच्चों शोक हो वहां पे आपका करुण रस होता है। ठीक है, चले इसके बाद आपका है बच्चों व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेकी अलंकार, अच्छा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार भैया कहां चला गया रे, कहां चला गया तू? ये आ जाता है बीच में, चलो ठीक है, फिर से कोई बात नहीं है। विरोधाभास अलंकार बच्चों किसे बोलेंगे? काव्य में जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। काव्य में जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो बच्चों, वहां पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, जैसे जैसे वो श्याम रंग यदि कालापन आता है तैसे से उज्जवलता आती जाती है। ऐसा कभी होता है? ये विरोध जैसा लग रहा है ना कि यार बूढ़ा होता जाएगा, कालापन तो इंसान सुंदर थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है कि जितने वो श्यामले रहते हैं उतनी ही सुंदरता निखरती रहती है। तो वास्तविक रूप से विरोध ना हो, लेकिन जो कहानी दिखी गई है, जो शब्द यहाँ पर, जो वाक्य है, जो कविता है, जो काव्य संग्रह है, उसमें ऐसा लग रहा हो पढ़ने से कि विरोध हो रहा हो, वहां पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाता बच्चों। चलिए इसके बाद आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद दोहे का उल्टा सोरठा होता बच्चों, है ना। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रौरुब परिहरिऊ। ठीक है, जो सुमिरत सिद्ध होई गुण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, ये अपने जमाने का है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो ये आपके बच्चों सोरठा है। तो यदि आपसे दोहा बन रहा उसका उल्टा भी रूप कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई दोहे का उल्टा कौन सा छंद है, तो दोहे का उल्टा सोरठा छंद है बच्चों। ठीक है, इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, यानी सम चरणों, यानी ये विषम चरण है, विषम चरण में 11-11 मात्राएं और बच्चों सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं बच्चों? तो जिन शब्दों से वाच्यार्थ, प्रतीत, अभिव्यक्ति हो, है ना। वाच्यार्थ क्या हो? प्रतीत हो। अभिधा मतलब लक्षण,
है ना, किसी कविता या काव्य को आप पढ़ रहे हो तो लक्षण उसका अलग निकले बच्चों, तो वहां पे आपका मतलब क्या बोल रहा है, वाच्यार्थ का प्रतीत या अभिव्यक्ति हो, वहां अभिधा होता है, वो लक्षण हो जाएगा। जब लक्षण निकलेगा तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगा। इसकी परिभाषा थोड़ा सा सरल सा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चा पूरा पढ़ रहा है तो अभिधा आपको होमवर्क देता हूं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा पढ़ता होगा जरूर बताएगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि मुहावरा क्या है, एक छोटा सा वाक्यांश है ना, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है बच्चों, है ना। मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुहावरा और लोकोक्ति में बहुत सिंपल सा अंतर है कि मुहावरा एक छोटा सा वाक्य है, जबकि बच्चों ये जो लोकोक्ति होता है पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का अर्थ तभी निकलता है जब वो किसी वाक्य के साथ जुड़ता है, जबकि लोकोक्ति का स्वयं पूर्ण रूप से अर्थ उसका निकल जाता है। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं, जिसके लगा देने से, है ना, वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वाक्य पे जोर आ जाता है बच्चों, वो निपात शब्द कहलाता है। शब्दों के अर्थ पर बल देने वाले, शब्दों के अर्थ पर बल देने वाले, शब्दों के अर्थ पर बल देने के वाले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तो, जैसे मुझे जाना चाहिए और फिर बोल देंगे मुझे भी जाना चाहिए, तो यहां पर जोर दिया जा रहा है। मुझे जाना चाहिए अलग बात है, लेकिन मुझे भी जाना चाहिए मतलब अवश्य रूप से जाना चाहिए, ये बोल दिया गया, तो वहां पे निपात शब्द हो जाता है बच्चों। ही, भी, तो ऐसे शब्द क्या है, ये क्या है बच्चों, निपात है। क्या है बच्चों, निपात है। निपात का मतलब होता है जिसमें जोर दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए प्यारे बच्चों, जोर, और जोर देने से उसका अर्थ और बदल जाता है, मतलब थोड़ा सा उसका शाब्दिक अर्थ अलग हो जाता है, वो आपका निपात शब्द है। मतलब जिनके प्रयोग से, है ना, जिनके प्रयोग से क्या हो जाए, बल मिल जाए, वाक्य में शब्दों को बल मिल जाए, वो आपका निपात शब्द कहलाता है। इसके बाद बच्चों शुद्धि करना है। शुद्ध यहां पर आप देखो, ईश्वर के अनेकों नाम थे, तो अनेक नाम है। देखो जरा, इसमें प्रश्न था ईश्वर के अनेकों नाम है, जबकि आंसर होना चाहिए ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए चाहिए, तो केवल भी जुड़ा है, मात्र भी जुड़ा, तो ऐसा नहीं होना, मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए, है ना। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना था, तो क्या जोड़ना था बच्चों, है ना। और इसके बाद विस्मय, 15 वर्ष बीत गए तो चिन्ह लगाना था, किसका बच्चों, विस्मय या आश्चर्य का, तो ये चिन्ह लगा दिया। प्रश्नवाचक में क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ऐसा जोड़ दो तो प्रश्नवाचक बन जाता है। तो काफी लंबा हो चुका है, और इसके 4-5 आपके कवि परिचय, लेखक परिचय जो कि महत्वपूर्ण है, वो अगले लेक्चर में करा दिए जाएंगे। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, 299149 शिव कोचिंग का नोट्स लेना है यदि आपको, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें बच्चों। 100 रुपए चार्ज है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं।